सन 1972 इंडिया चीन बॉर्डर पर तनाव की खबरें लगातार समाचार पत्रों में दिखाई दी। भारतीय सेना को भी अलर्ट जारी कर दिया गया था कि वे सतर्क रहें। इसी गर्मा गर्मी के माहौल में एक दिन भारतीय सेना को चीनी सेना का एक पत्र मिलता है। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति और अमन कायम रहे। इसके लिए आप भी बॉर्डर के लिए बनाए गए नियमों का पालन करें, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि आधी रात के बाद आपकी सेना का एक जवान घोड़े पर सवार होकर हमारी चीन बॉर्डर के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आकर गश्त लगा रहा है। ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। आप अपनी गतिविधियां सीमित रखें। चीनी सेना का धमकी भरा पत्र पढ़कर भारतीय सेना के कमांडर के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ने लगी थी। चीनी सेना ने शिकायती पत्र भेजा है। उनका कहना है कि हमारी सेना का एक जवान आधी रात के बाद उनके बॉर्डर के पास जाकर गश्त लगा रहा है। पता करो ये कौन सा सिपाही है। हमने तो इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया, और वैसे भी हम किसी सिपाही को इतने संवेदनशील जगह पर अकेला क्यों भेजेंगे। कमांडर की बात सुनकर भारतीय सेना एक बार फिर से एक्शन मोड में आ जाती है और उसी रात से बॉर्डर के पास सख्ती और भी बढ़ा दी जाती है। आधी रात बीत गई थी। धीरे धीरे घड़ी के कांटे 2 बजने का संकेत दे रहे थे। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ थे और बर्फीली हवाएं चल रही थी। बॉर्डर के पास तैनात 2 सिपाही मुस्तैदी से चीन बॉर्डर की ओर जाने वाले रास्ते पर नजर बनाए हुए थे। अचानक ही उन्हें घोड़े के पैरों की आवाज सुनाई देती है। तुमने सुना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई घोड़े पर सवार होकर इधर ही आ रहा है। इसका मतलब अभी तक जो कुछ भी सुना था वो सच था। वाकई सेना का कोई सिपाही बॉर्डर पर जाकर गश्त करता है। दोनों सिपाही हैरानी से एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि तभी सामने से एक सिपाही सफेद घोड़े पर सवार होकर उनकी ही तरफ बढ़ने लगता है। सिर पर पगड़ी पहने उस सिपाही की आंखों में कोई हलचल नहीं थी, ना ही सामने खड़े सिपाहियों को देखकर उनके कदम ठिठके, ना चेहरे पर कोई भाव आए। बस अपनी गति से वो आगे बढ़ता रहा। और इससे पहले कि ड्यूटी पर तैनात दोनों सिपाही कुछ भी समझ पाते, घोड़े पर सवार सिपाही हवा की तरह उनके शरीर से आर पार निकल गया। दोनों सिपाहियों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो उन्होंने देखा वो सच था या उनका वहम। ये क्या था? ये तो संभव ही नहीं है। और ये जो सिपाही अभी अभी घोड़े पर सवार होकर गया, ये तो यहाँ पर पोस्टेड ही नहीं है। आज से पहले तो मैंने इसे कभी देखा ही नहीं। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? अब मुझे अपने दिमाग पर ही शक होने लगा है। तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? इसका मतलब वो अभी अभी सचमुच यहाँ से गया है। क्या रिपोर्ट करेंगे कमांडर को कि बॉर्डर पर जो सिपाही ड्यूटी दे रहा है वो सिपाही नहीं बल्कि हवा है? मेरे तो सोचकर भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज तक भूत प्रेत की कहानी तो बहुत सुनी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि एक रोज अपनी आंखों से भूत देखने को मिलेगा। उस घोड़े पर सवार सैनिक को देखकर दोनों सिपाहियों की डर से घेंघी बंध गई थी, लेकिन उस घोड़सवार ने दोनों सिपाहियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। किसी तरह बॉर्डर के पास अपनी रात की ड्यूटी पूरी करने के बाद दोनों सिपाही सवेरे अपने ऑफिसर को रिपोर्ट करने जाते हैं। चीन की तरफ से जो चिट्ठी आई है वो खबर एकदम सही है सर। चीन बॉर्डर पर हिंदुस्तान का एक सिपाही घोड़े पर सवार होकर रात के 2 बजे गश्त देने गया था, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि वो सिपाही जिंदा नहीं है बल्कि एक भूत है। क्या बात कर रहे हो? कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? नहीं सर, हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा। घोड़ा लेकर वो हमारे शरीर के आर पार निकल गया। वो इंसान नहीं है सर। उसके सिर पर पगड़ी थी और उसने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी। सिपाहियों के मुंह से ये बात सुनने के बाद ऑफिसर के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं देखता हूँ। तभी ऑफिसर रणविजय नाम के एक दूसरे सिपाही को बुलवाता है। कुछ देर बाद रणविजय ऑफिसर के केबिन में आता है। जय हिंद सर, आपने मुझे बुलवाया? हाँ रणविजय, एक बात सच सच बताओ, पिछले शनिवार की रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्या साहब, मैं बताऊंगा तो फिर आप नाराज होंगे। नहीं नहीं, तुम बताओ, मैं वाकई जानना चाहता हूँ। मैं रात के समय अपनी ड्यूटी कर रहा था साहब। ठंड बहुत ज्यादा थी। कड़कड़ाती ठंड में मेरी हालत खराब हो रही थी कि तभी मेरे साथ वाले सिपाही ने थोड़ी सी आग जलाई। आग की गर्मी मिलने से मेरी हल्की सी आंख लग गई। अगले ही पल मैंने महसूस किया जैसे किसी ने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मारा हो। तमाचा इतना जोरदार था साहब कि एक झटके से मेरी नींद टूटी और मैं हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। देखा तो सामने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में एक जवान खड़ा था।
सर पर पगड़ी थी और चेहरा बिल्कुल गंभीर। गुस्से में मुझसे कहने लगा कि देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है और तुम यहाँ सो रहे हो। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि मैं अंदर तक कांप गया और तुरंत अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से लग गया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, डिसमिस। सिपाही अपनी आप बीती बताकर जा चुका था, लेकिन अब ऑफिसर सबरवाल दोनों घटनाओं के तार आपस में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। हो ना हो इस घटना का संबंध हरभजन सिंह के साथ ही है। इसका मतलब वो आज भी हमारे साथ है। हरभजन सिंह एक सिपाही थे जो साल 1968 में चीन बॉर्डर पर तैनात थे। भारतीय सेवा ज्वाइन किए हुए अभी उन्हें 2 वर्ष ही बीते थे कि एक रात सर्द मौसम और बर्फीली हवाओं के बीच अचानक तेज बर्फबारी होने लगती है। वह देखते हैं कि कुछ सैलानी पहाड़ों में फंसे हुए हैं। सैलानियों की मदद करने के दौरान वो एक तेज बहते नाले की चपेट में आ जाते हैं। नाले के बहाव में वो खुद को संभाल नहीं पाते और उसके साथ ही बह जाते हैं। आधी रात के समय अचानक हरभजन सिंह के गायब हो जाने के कारण भारतीय सेना ने यही समझा कि शायद हरभजन सिंह सेना छोड़कर भाग गए हैं। सेना ने 1-2 दिन उन्हें आसपास के इलाके में ढूंढा, लेकिन जब उनका कोई पता नहीं लगा तो सेना की तरफ से उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। भगोड़ा घोषित करने के 3 दिन बाद ही एक रात अचानक ही उनके दोस्त को आधी रात में सपना आया। सपने में, मुझे भगोड़ा समझने की गलती मत करना, मैं तो उस रात सैलानियों की मदद करने के दौरान नाले में बह गया था। अगर यकीन ना हो तो नदी के मुहाने पर जाकर देखो, वहीं पर मेरी बॉडी और राइफल मिल जाएगी। इतना कहकर हरभजन सिंह अचानक गायब हो जाते हैं और उनके दोस्त का सपना टूट जाता है। यह तो एक सपना था, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सचमुच अभी अभी हरभजन यही था, जैसे उसने वाकई में मुझे अपने होने का एहसास दिलाया हो। हरभजन सिंह के दोस्त का दिल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो भगोड़ा है, इसलिए सपने वाली बात वो अपने साथियों और ऑफिसर को बताता है। सपने की सच्चाई को परखने के लिए वो लोग एक सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। उन सभी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता जब उन्हें वाकई हरभजन सिंह की लाश और उनकी राइफल ठीक उसी स्थान पर मिलती है जहां पर उन्होंने सपने में आकर अपने दोस्त को बताया था। हरभजन सिंह के ऊपर लगा भगोड़ों का बदनुमा दाग अब धुल चुका था, बल्कि सेना में अब सभी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। इसका मतलब हरभजन सिंह अभी भी अपनी ड्यूटी पर है और वही रात के समय बॉर्डर पर जाकर अपनी ड्यूटी देता है। सारी बातों के तार आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी ऑफिसर सबरवाल के लिए इस बात पर यकीन करना बहुत कठिन था कि एक सैनिक जो कई साल पहले मर चुका है वो आज भी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहा है और अपने साथ साथ बाकी जवानों को भी ईमानदारी से ड्यूटी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। बॉर्डर पर तनाव की खबरों के बीच एक दिन ऑफिसर सबरवाल रात के करीब 11 बजे अपने कमरे में सो रहे थे। अपने सैनिक बॉर्डर के उत्तर की ओर चेक पोस्ट पर बढ़ा दो। चीनी सेना 1-2 दिन में उस चेक पोस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमला करेगी। उनके साथ 30 सिपाही होंगे। हमारी सेना के अभी वहां पर 5 जवान हैं। चीनी सेना भारी पड़ सकती है, समय रहते जवान भेज देना। इतना कहकर हरभजन सिंह अचानक से गायब हो जाते हैं और ऑफिसर सबरवाल की नींद भी टूट जाती है। क्या वाकई ये कोई मैसेज था या मैं हरभजन सिंह के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ इसलिए मुझे ये सपना आया। पूरा दिन ऑफिसर सबरवाल अपने सपने को लेकर बेचैन रहे। आज तक हरभजन सिंह के बारे में जितनी भी बातें सुनी है वो सब सच ही साबित हुई है। हो सकता है ये भी हरभजन सिंह की कोई मैसेज ही हो। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में ऑफिसर सबरवाल कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए वो 40 सैनिकों की एक टुकड़ी तुरंत अपनी चेक पोस्ट पर रवाना कर देते हैं। उसी रात 12:30 बजे उन्हें चेक पोस्ट से एक संदेश प्राप्त होता है। चीनी सेना एक टुकड़ी के साथ हमारी ओर बढ़ रही है सर, क्या ऑर्डर है? सैनिक की दूसरी ओर से आई आवाज सुनकर एक पल के लिए ऑफिसर सबरवाल बिल्कुल सन्न रह गए थे। उनका शरीर मानो सुन्न सा हो गया था। आप सभी लोग पोजीशन लो, मगर अपनी तरफ से पहले फायरिंग मत करना। हो सकता है आप लोगों को पोजीशन में देखकर चीनी सिपाही लौट जाए। अगर वो लौटना चाहे तो जाने देना, हम अभी युद्ध शुरू नहीं करना चाहते। चीनी सेना ने जब पहले से भारतीय सैनिकों को चेक पोस्ट पर तैनात देखा तो वो उल्टे पांव वहां से वापस लौट गए। इस घटना के बाद ये साबित हो गया कि हरभजन सिंह इंडो चाइना बॉर्डर छोड़कर कभी गए ही नहीं। उनका शरीर चाहे खत्म हो गया हो, लेकिन आत्मा आज भी वही है
उन्होंने अनेकों बार बॉर्डर पर अपने साथियों की मदद की है। वो आज भी एक अदृश्य शक्ति बनकर बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की रक्षा और सहायता करते हैं। भारतीय सैनिकों के मन में उनके लिए इतना श्रद्धा और विश्वास है कि उनके नाम से गैंगटॉक में एक मंदिर भी बनाया गया है। एक सच्चे देशभक्त को देश सेवा करने से मौत भी नहीं रोक सकती। बाबा हरभजन सिंह की देश के प्रति भाव देखकर भारतीय सेना ने एक बार फिर उनकी तनख्वाह और भत्ते वापस शुरू कर दिए और उन्हें एक आम सैनिक की तरह पोस्टिंग और छुट्टी भी दी जाने लगी। 40 साल तक देश की सेवा के दौरान 2 महीने की छुट्टी के लिए 2 सिपाही उनका सामान उनके घर तक छोड़कर आते थे और 2 महीने बाद वो लौट कर आते थे। वैसे तो कहते हैं कि अब बाबा को आर्मी से ऑफिशियल रिटायरमेंट दे दिया गया है, लेकिन जिस सैनिक को अपनी ड्यूटी करने से मौत नहीं रोक सकी, रिटायरमेंट क्या रोक पाएगा? कोई नहीं जानता कब वो बॉर्डर पर घोड़े पर सवार होकर गश्त करते दिखाई दे जाए।